कक्षा 10 के मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप इस टाइम पर घर पर हैं और स्कूल कॉलेज सभी बंद हैं, ऐसी स्थिति में आपकी जो स्टडी है काफ़ी कमज़ोर हो रही होगी। अतः आप मेरे साथ निरंतर प्रतिदिन पढ़ते रहें, आपकी पढ़ाई में कोई कमी नहीं होगी। तो यहाँ पर हम लोग रसायन विज्ञान, आपकी विज्ञान का पहला चैप्टर लेते हैं। इस बुक में, एनसीईआरटी बुक में जब आप इसको देखेंगे, इसमें एक विषय सूची बनी है। विषय सूची में जो टोटल इकाई है 5 इकाइयां हैं। इकाई 1 में रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार के बारे में बताया है। इसके अंतर्गत 5 चैप्टर आते हैं आपके, जो सभी रसायन विज्ञान के तहत हैं, जिसमें से पहला है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरणें। दूसरा चैप्टर है अम्ल, क्षार और लवण। तीसरा है धातुएं एवं अधातुएं। चौथा है कार्बन तथा इसके यौगिक। और 5वां तत्वों का वर्गीकरण या तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। इकाई 2 को मैं देख रहा हूं, जिसमें जैव जगत है, यानी बायोलॉजी से रिलेटेड ये चैप्टर है, जिसमें इसका पहला चैप्टर, या अगर मैं सूची का 6वां चैप्टर कहूं तो भी ठीक है, जिसमें है जैव प्रक्रम। फिर अगला है नियंत्रण एवं समन्वय। अगला है जीव जनन कैसे करते हैं। अगला है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। इसके पश्चात इकाई 3 है प्राकृतिक घटनाएं। इसमें आप देखने वाले हैं प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। इसके बाद 4थी इकाई है विद्युत का प्रभाव, जिसमें आप पढ़ने वाले हैं विद्युत। और उसके बाद अगला चैप्टर होगा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। हालांकि ऑफलाइन क्लास में मैंने फिजिक्स के 3 चैप्टर और केमिस्ट्री के 2 चैप्टर खत्म कर चुका हूं, किंतु आपकी समस्याओं को देखते हुए मैं पहले चैप्टर से ही इसको बनाने का प्रयास कर रहा हूं। तो मेरी क्लास को कंटिन्यू लेते रहें, ताकि आपको कोई व्यवधान। तो यहां पर जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, अध्याय पहला है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरणें। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? इस चैप्टर को आप बहुत जब ध्यान से समझोगे तो आप पाओगे ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को पढ़े बगैर आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं हो सकता है, यानी इसको अधूरा समझेंगे तो अधूरे रह जाएंगे। तो इसको बहुत ध्यान से समझें। एनसीईआरटी बुक का प्रयोग करें। एनसीईआरटी बहुत अच्छी बुक है, उसी से आपको बहुत अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे हम लोग। तो यहां पर इस चैप्टर को प्रारंभ करने से पहले मैं यहां पर आपको कुछ इससे संबंधित बेसिक जानकारी दे दूं, ताकि आपको यह चैप्टर समझ में आने लगे। समझने की बात बेटा यह है कि ब्रह्मांड, यानी जो हमारा यूनिवर्स है, अनेक प्रकार की वस्तुएं हमको यहां पर दिखाई देती हैं। यानी इस यूनिवर्स में अनेकों अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं, और ये सभी वस्तुएं पदार्थ, जिसे हम द्रव्य या मैटर कहते हैं, इनसे बनी हुई हैं। पदार्थ या मैटर में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, निरंतर उनमें परिवर्तन होता रहता है।
तो मैटर की बात करूं यानी पदार्थ की बात करूं मैं, जिसे हम मैटर भी कहते हैं, जिसे हम मैटर भी कहते हैं, ये इसी को द्रव्य कहते हैं, इसी को हम पदार्थ कहते हैं। तो बेटा मैटर या द्रव्य या पदार्थ, इनमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। इसके पहले मैंने बताया है जो पदार्थ है, पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, जिसे हम ठोस, द्रव और गैस कहते हैं। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ये सब चीजें मेरी पिछले वीडियो में है, आप इसको पढ़ सकते हो कि पदार्थ क्या है। लेकिन मैं इस चैप्टर को आपको बताने वाला हूं, आपने 9th में कुछ पढ़ा होगा। तो यहां पर पदार्थ के बारे में मैंने बताया, इसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। जो पदार्थ एवं ऊर्जा की अन्योन्य क्रियाओं में या अन्योन्य क्रियाओं से उत्पन्न एवं नियंत्रित होते हैं। अतः पदार्थ में भौतिक चेंजेस यानी फिजिकल चेंजेस और रासायनिक चेंजेस होते हैं, यानी भौतिक परिवर्तन होते हैं और रासायनिक परिवर्तन होते हैं। तो यहां पर 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं बेटा, पहला है भौतिक परिवर्तन और दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। जो ये 2 प्रकार के परिवर्तनों को आपको समझ लेना है। पहला है भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, जिसको हम लोग फिजिकल चेंजेस कहते हैं, जिसे हम लोग फिजिकल चेंज कहते हैं। और दूसरा होता है केमिकल चेंज, यानी इसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। परिवर्तन, इसको हम केमिकल चेंज कहते हैं। केमिकल चेंज। तो बेटा यहां पर 2 प्रकार के पदार्थों में परिवर्तन हुआ करते हैं, फिजिकल चेंजेस एंड द केमिकल चेंजेस। तो बेटा आपको सबसे पहले फिजिकल चेंजेस को समझना बहुत जरूरी है, और मेरे साथ इसकी परिभाषाएं जरूर लिख लें। मैं इसकी परिभाषा दूंगा तो इसकी परिभाषाएं जरूर लिख लें, ताकि आपको समझने में हैरानी ना हो। तो सबसे पहले फिजिकल चेंज को समझना है, भौतिक परिवर्तन क्या होता है। हमेशा एक बात दिमाग में आप बैठा के रखो, ऐसे पदार्थों में जो परिवर्तन होते हैं जिनके कारण पदार्थ अपनी पुनः मूल अवस्था में आ जाता है, वो फिजिकल चेंज होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप किसी रबड़ की बॉल को या स्पंज को जब आप कंप्रेस यानी दबाते हैं तो अपनी पूर्व अवस्था में वो पुनः आ जाता है। तो ये एक्चुअली उसका फिजिकल चेंज होता है। किंतु आपने कच्चे आटे से एक बार रोटी बना दी, वो पुनः कच्चे आटे में नहीं बदल सकता है, ये केमिकल चेंज है। इसी प्रकार दूध जब एक बार फट जाता है तो पुनः दही से वो दूध में नहीं बदला जा सकता है। तो इस प्रकार हम इसको भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को एक लॉजिक सेंस के तहत समझते हैं। तो चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं एक परिभाषा के ढंग से। नोट करें बेटा, तो भौतिक परिवर्तन क्या है इसकी हम बात कर लेते हैं। भौतिक परिवर्तन क्या है? पदार्थ में होने वाले परिवर्तन, पदार्थ में होने वाले वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ की भौतिक अवस्था जैसे आकार, भौतिक गुण जैसे विद्युत चालकता, घनत्व आदि। क्या क्या कहा मैंने बेटा? भौतिक गुण के अंतर्गत विद्युत चालकता, घनत्व आदि तो परिवर्तित तो होते हैं, लेकिन रासायनिक संगठन एवं द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। रासायनिक संगठन यानी जो केमिकल कंपोजिशन होता है, उसका जो मॉस होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है और ना ही कोई नया पदार्थ बनता है।
पदार्थ वही रहता है, और इस प्रकार के परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो इस प्रकार एक परिभाषा निकल सकती है, आप इसको लिखें। पदार्थ में होने वाले वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ की भौतिक अवस्था, आकार, भौतिक गुण, विद्युत चालकता, घनत्व इत्यादि तो परिवर्तित होते हैं, लेकिन रासायनिक संगठन एवं द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता और ना ही कोई नया पदार्थ बनता है। भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। कुछ इसके लिए आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे जल से, फॉर एग्जाम्पल जल से बर्फ का बनना, बर्फ का बनना, जल से बर्फ का बनना, वाष्प का बनना, ये सब चीजें भौतिक परिवर्तन के तहत होती हैं। तो बेटा इस बात को ध्यान रखिए। इसके साथ रासायनिक परिवर्तन की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? रासायनिक परिवर्तन की। तो रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंज क्या है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है, जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है, तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई। जब भी कोई केमिकल चेंज होगा तो हम ये कहेंगे इसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई, तभी ये रासायनिक परिवर्तन हुआ। अगर केमिकल रिएक्शन नहीं होगी तो केमिकल चेंज नहीं होगा। अतः पदार्थ में होने वाले वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के अणुओं का केमिकल कंपोजिशन व मॉस परिवर्तित होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनाते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल दहन, जंग का लगना, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं आदि। तो आगे हम इसको यही पढ़ने वाले हैं, केमिकल रिएक्शंस को। और जब केमिकल रिएक्शन होती है तो केमिकल चेंज होता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहां पर देखना चाहें कि कार्बन है, सपोज करें कार्बन है, और प्लस ऑक्सीजन है, यानी इस क्रिया को ऑक्सीकरण भी कहते हैं, दहन भी कहते हैं। कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करता है और क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। एक नया पदार्थ बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एक्चुअली रासायनिक अभिक्रिया है, और जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक परिवर्तन होता है। तो इन सब चीजों को बेटा आपको अपनी फेयर कॉपी में बना के रखना है। इसके बाद रासायनिक परिवर्तन के गुण क्या क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, इसके गुण क्या क्या होते हैं, ये आपको पता होना बहुत जरूरी होता है कि रासायनिक परिवर्तन के गुण क्या होते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 आप नोट कर लें। पॉइंट नंबर 1 नोट करें। रासायनिक परिवर्तन स्थायी परिवर्तन होता है, यानी एक बार कार्बन डाइऑक्साइड बन गई तो ये स्थायी रूप से बनी रहेगी। नंबर दो, रासायनिक परिवर्तन में गैस निकल सकती है, अवक्षेप बन सकते हैं, रंग में परिवर्तन हो सकता है, ये सब चीजें हमको दिखाई देती हैं। तापमान में परिवर्तन हो सकता है, भौतिक अवस्था बदल सकती है, यानी ये सब चीजें हमको भौतिक में नहीं दिखाई देता है, ये हमको केमिकल चेंज में दिखाई दिया करता है। हमेशा ध्यान रखो। और मैं बहुत छोटी सी बात बता देता हूं, रासायनिक अभिक्रिया तभी होती है जब पुराने बंध टूटेंगे और नए बंध बनेंगे। तो पुराने बंध टूटकर नए बंधों का बनना ही रासायनिक अभिक्रिया होती है, और जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक परिवर्तन होता है। तो ये बेटा आपको ध्यान रखना है। तो
इसके बाद अगर हम समझते हैं तो इतनी बात बेसिक चीज है, आप समझ गए होंगे। आप अपनी एनसीईआरटी को अब ध्यान से समझें। तो मैं अब यहां पर आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग देखेंगे, हेडिंग बना के रखें आप, रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है? केमिकल रिएक्शन, जिसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन बोलते हैं हम, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, क्योंकि मैंने पीछे बताया जब केमिकल रिएक्शन होता है तभी केमिकल चेंज होते हैं। अब आप यहां से नया सीख सकते हो। तो पहला पॉइंट, तो हम यहां पर समझते हैं केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है। तो बेटा आपके सामने एक डेफिनेशन मैंने दे के रखी हुई है, उसको ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है। जब अभी जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ था, आपने देखा C+O2, C+O2 मिलकर के क्या बनाया था? कार्बन डाइऑक्साइड बना हुई थी। तो आपने यहां पर देखा कि जब कार्बन डाइऑक्साइड बना तो ये एक नया पदार्थ है, इसके गुण नए होंगे, बिल्कुल डिफरेंट गुण होंगे, जो का इस पदार्थ और इस पदार्थ के गुणों से बिल्कुल भिन्न होगा। ये नया गुण वाला एक पदार्थ बना। इसके गुण, इस पदार्थ के गुण इन दोनों पदार्थों से बिल्कुल भिन्न होते हैं, और इसी चीज को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो बहुत छोटी सी एक व्यवस्था है यहां पर। अब यहां पर ध्यान रखने की बात है, इस एरो पॉइंट को देखें जरा बेटा, इस एरो पॉइंट को देखें। इसको एरो या तीर कहते हैं, एरो या तीर कहते हैं। तो तीर के दो हिस्से होते हैं, एक पीछे का हिस्सा और एक आगे का हिस्सा। इसे हेड कहा जाता है और इसे टेल कहा जाता है। इसे हेड कहते हैं और इसे टेल कहते हैं बेटा। तो हेड पार्ट पर जो भी लिखा होता है इसको हम उत्पाद या प्रोडक्ट कहते हैं। उत्पाद या प्रोडक्ट कहते हैं। और इसके टेल पार्ट में जो भी जितने भी पदार्थ होते हैं, जितने भी पदार्थ हो, ये सभी अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? अभिकारक कहलाते हैं। ये सभी पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं, रीजेंट कहलाते हैं, अभिकारक। ये सभी अभिकारक कहलाते हैं। तो इन चीजों को भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मैंने यहां पर हेड के बारे में बताया, एरो के बारे में बताया। एरो में दो पार्ट होते हैं, हेड एंड टेल। हेड में, हेड की साइड जो आता है उसको हम प्रोडक्ट कहने वाले होते हैं, जो नए गुण वाला पदार्थ होता है, और जो टेल साइड होते हैं उसे हम अभिकारक या रीजेंट कहते हैं। तो यहां पर हालांकि मैंने डेफिनेशन दी है, उसको आप नोट करते हैं। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट यानी हिस्सा लेते हैं, पार्टिसिपेट यानी हिस्सा लेते हैं, उन्हें अभिकारक यानी रीजेंट कहते हैं, उन्हें अभिकारक या रीजेंट कहते हैं। अगली डेफिनेशन भी आप देख पा रहे हो, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है, यानी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो पदार्थ बने उनको हम प्रोडक्ट या उत्पाद कहते हैं, उन्हें प्रोडक्ट या उत्पाद कहते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया के कुछ एग्जाम्पल आप यहां पर देख सकते हो बेटा। पहला, भोजन का पचना, श्वसन क्रिया, लोहे पर जंग का लगना, मैग्नीशियम फीते का जलना, दही का बनना। तो ये सभी आपके केमिकल चेंजेस हैं, इन्हीं को हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। तो ये चीजें आपको समझ में आ रही हो। मैग्नीशियम का जलना, जैसे मैं पीछे आपके उसमें दिया भी होगा, तो Mg+O2,
इज इक्वल टू MgO। MgO। तो ये सभी केमिकल चेंज है, ये नया पदार्थ बना, ये एक नया पदार्थ बना। अब यहां पर हम लोग अगली हेडिंग बना के रखें आप, रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण। आप इसका परीक्षण कैसे कर सकते हो, आप इसको जान कैसे सकते हो, इसको देख कैसे सकते हो। हाँ, कि हम ये नहीं देख सकते हैं कि रासायनिक चेंज कैसे हो रहा है, लेकिन जो रिजल्ट हमको मिल रहा है उसको जरूर देख पा रहे हैं। क्या देखेंगे? अवस्था में परिवर्तन देख सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, रंग में परिवर्तन देख सकते हैं। नंबर 3, तापमान में परिवर्तन देख सकते हैं। और गैसों का उत्सर्जन देख सकते हैं। तो ये प्रेक्षण होते हैं रासायनिक अभिक्रिया के। आपसे परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि इन 2 प्रेक्षणों को, रासायनिक अभिक्रियाओं की 2 प्रेक्षण को लिखिए। तो आप लिख सकते हो, कोई 4 मैंने दिए हैं। अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन एवं गैस का उत्सर्जन। तो आप बेटा ये नोट करें। चलिए, अब हम यहां पर देखने वाले हैं बेटा रासायनिक परिवर्तनों को प्रदर्शित करना। तो रासायनिक परिवर्तन को हम कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं? तो यहां पर प्रदर्शित करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो शब्द समीकरण और दूसरा होता है रासायनिक समीकरण। 2 बातें आती हैं, एक होती है रासायनिक अभिक्रिया। दिमाग में रख लें बेटा, बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, ये जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों का, मैं यहां पर दूर करता हूं। जरा ध्यान से समझेंगे। जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है रासायनिक अभिक्रिया। यानी केमिकल रिएक्शन, इसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। और दूसरी बात होती है यहां पर रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, इसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन यानी केमिकल इक्वेशन कहें और केमिकल रिएक्शन, यहां पर बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो इक्वेशन क्या है और रिएक्शन क्या है? जब भी कोई भी रिएक्शन प्रयोगशाला में हो रही होती है या ना प्रयोगशाला में हो रही है, कहीं भी हो रही है, कोई भी रिएक्शन जब हो रही होती है, उसको करा रहे होते हैं ऑन हैंड या प्रकृति में हो रही होती है, उसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और जब उसी केमिकल रिएक्शन को आप अपने कागज में लिखते हो, उसको हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। मेरे कहने का फॉर एग्जाम्पल, आपने लैब में गए और लैब में जिंक को लिया, आपने लिया और प्लस उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, H2SO4 डाल दिया। अब क्या होगा? आपने ऑब्जर्व किया, कुछ पदार्थ बना, नया पदार्थ बना। जो नया पदार्थ बना वो मैं लिखे देता हूं, आप परीक्षण के दौरान पता करते हो। मान लीजिए वो बना जिंक सल्फेट और साथ में H2 मुक्त हो गई। H2 मुक्त हो गई। तो ये आपने लैब में, ऑन लैब में है, ऑन लैब है और लैब में इसको लिया, और जब इसको हमने लिख दिया पेपर पर तो ये केमिकल इक्वेशन बन गई। तो जब लैब में हमने इसको लिया, प्रैक्टिकल किया, कुछ बना, ये केमिकल रिएक्शन हो रही थी।
और जब इसको हमने ऑन पेपर लिख दिया तो ये केमिकल इक्वेशन बन जाती है। तो केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन को समझने का प्रयास कर लीजिए। तो हम लोग यहां पर केमिकल इक्वेशन की बात किया करते हैं, क्योंकि पेन और कागज का प्रयोग कर रहे हैं, हम लोग लैब पर नहीं है। तो केमिकल इक्वेशन की बात करेंगे हम लोग यहां पर। तो केमिकल इक्वेशन को हम यहां पर दो तरह से लिख सकते हैं। अभी जो मैंने लिखा ये रासायनिक समीकरण है, इसको संकेतों के माध्यम से व्यक्त किया है। जो इसको जैसे हम बोलते हैं जिंक की क्रिया बेटा सल्फ्यूरिक एसिड से कराओ, तो हम यहां पर लिख सकते थे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल, एरो जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन या डाइहाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस, ऐसा लिखा जाता। तो ये शब्द समीकरण है। ये जो आपने लिखा ये शब्द समीकरण है और इसको हमने संकेतों के द्वारा इसको व्यक्त किया है। तो इसको हम रासायनिक समीकरण कहने वाले हैं। तो रासायनिक परिवर्तन को हम यहां पर दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो शब्द समीकरण के द्वारा और दूसरा रासायनिक समीकरण के द्वारा। तो यहां पर शब्दों के द्वारा इसका निरूपण किया गया है और दूसरे इक्वेशन में हमने प्रतीकों और उसके सूत्रों के द्वारा रिप्रेजेंटेशन किया है। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है। तो ये आपकी रासायनिक समीकरण है, ये आपकी केमिकल इक्वेशन है, ये आपकी केमिकल इक्वेशन है, ये केमिकल इक्वेशन, ये आपकी केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण इसको कहेंगे हम। तो बेटा अब एक बात और ध्यान रखें, कभी कभी पेपर में पूछ लेता है आपसे कंकाली समीकरण क्या है। क्या बोला मैंने? कंकाली। कंकाली शब्द बड़ा सुनने में अजीब सा लगता है। कंकाली कंकाल से बना है। कंकाली का मतलब होता है ढांचा। कंकाली का तात्पर्य क्या होता है? ढांचा। कंकाल ये शब्द जो बना है कंकाल से बना है। तो कंकाली समीकरण क्या है, यह ढांचा समीकरण क्या है? इसी को हम असंतुलित समीकरण कह देते हैं। ऐसे समझ ले बेटा आप, इसको हम क्या कहते हैं? असंतुलित समीकरण। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण ले लेता हूं मैं, H2 प्लस O2 एरो H2O। तो एक ये केमिकल इक्वेशन तो हो गई, लेकिन आप इसमें देख पा रहे होगे बेटा, इसमें आप देखो कि ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, ये असंतुलित है। कैसे असंतुलित है? आप इसको ऐसे देखें, H2 प्लस O2 एरो H2O। तो यहां पर आप देख रहे हो हाइड्रोजन के आपके पास दो परमाणु हैं, क्योंकि एक अणु है और एक अणु में दो परमाणु हैं। यहां पर अगर आप देखो तो O2 का एक अणु लिया है जिसमें दो परमाणु हैं, जबकि यहां पर आप क्या देख पा रहे हो? यहां पर आप देख पा रहे हो H2O, हाइड्रोजन के दो परमाणु तो हैं लेकिन ऑक्सीजन का एक परमाणु है। अतः ये कैसा है? ये असंतुलित है, ये बैलेंस नहीं है। तो इस कारण से इसको हम कंकाली समीकरण कहते हैं। तो आपसे पूछा जाता है कंकाली समीकरण क्या होता है, तो आप कह सकते हो जब किसी असंतुलित रासायनिक समीकरण को सूत्रों एवं संकेतों के रूप में लिखते हैं, सूत्रों एवं संकेतों के रूप में लिखते हैं, तो ऐसी समीकरण को कंकाली समीकरण कहा जाता है या असंतुलित समीकरण कहा जाता है। तो आप ऐसे समझ सकते हो। मेरे साथ इसको नोट्स बनाते चले बेटा, ताकि आपको दिक्कत ना आए। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं
फॉर एग्जाम्पल, रासायनिक समीकरण कि यहां पर मैंने पीछे परिभाषा दे के रखी है, आप इसको बोल भी दी थी मैंने, अच्छे ढंग से लिख सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर मैंने वही लिया, जिंक प्लस H2SO4 एरो जिंक सल्फेट प्लस H2। तो यहां पर क्योंकि H2 आपकी गैस है तो इसमें आपको एरो का साइन यूज करना पड़ेगा। जिंक आपका सॉलिड फॉर्म में है तो S लिखना है, H2SO4 चूंकि लिक्विड फॉर्म में है तो इसको L लिखना है, और जिंक सल्फेट आपका सॉलिड बन रहा है तो S लिखना है। तो जिस भौतिक अवस्था में होते हैं उसको उस भौतिक अवस्था में यहां पर हम लोग दर्शाया करते हैं। अब हम यहां पर सीखने वाले हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो रासायनिक समीकरण को हम कैसे संतुलित करें इस बात को समझने वाले हैं हम लोग। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, तो रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, जैसे अभी आपने पीछे देखा, एक एग्जाम्पल मैंने लिया था, H2 प्लस O2 एरो H2O। अब इसको बैलेंस कैसे करें, तो बैलेंस करने के अलग अलग लोग हैं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके बताए जाते हैं, लेकिन मैं आपको यहां पर एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप उसको देख करके ही बैलेंस कर लेंगे। तो चलिए, तो यहां पर एक बात समझने की है आपसे, क्योंकि ये थ्योरिकल प्रश्न थ्योरी में पूछा जा सकता है, तो आपको पहले बात तो ये पता होनी चाहिए, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए यहां पर हम लोग द्रव्यमान संरक्षण नियम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का प्रयोग करते हैं। ये द्रव्यमान संरक्षण नियम का प्रयोग मैंने पीछे अपनी वीडियो दी है। इसमें क्या कहा जाता है, हमेशा ध्यान रखें, किसी पदार्थ को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में रूपांतरण हो सकता है। तो इसके लिए आप परिभाषा के साथ पीछे और एग्जाम्पल वगैरह भी दिए हैं, आप पिछली वीडियो में जाकर के इसको पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा नियम है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम यूनिवर्सल लॉ है, तो ये आपको समझना है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही उसका विनाश होता है, तो ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। चलिए कैसे इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यही एक अपनी छोटी सी इक्वेशन लेके रखा है। इस इक्वेशन में आप देखें तो ये आपका एरो को ध्यान रखें, एरो के दो पार्ट मैंने पीछे बताए। इधर का पार्ट है आपका लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड। तो दोनों साइडों में परमाणु संख्या समान होनी चाहिए, बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो आप इसके लिए क्या करें उसको समझें। तो सबसे पहले आप पर देख रहे हैं, बहुत छोटी सी बात बता रहा हूं मैं, यहां पर आप देखें परमाणु संख्या बराबर करना है, तो उसके कई एक तरीके होते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल जो आपकी बुक्स वगैरह में होता है वो मैं आपको बता दूं। पहले इसमें सबसे पहले आपको एक टेबल बनानी होती है। एक टेबल बना ले ऐसे, इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, एलिमेंट। तो यहां पर देखें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो ही परमाणु हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड कितने हैं? 2 हैं। राइट हैंड साइड 2 हैं। इधर ये 2 है और इधर 1 है। तो हमको क्या करना है, ये बिल्कुल बराबर होना चाहिए। तो बहुत सिंपल सी बात है, इसमें अगर हम 2 का मल्टीपल कर लेते हैं तो ये बराबर हो जाएगा। तो 2 का मल्टीपल कहां पर करें, पीछे कर नहीं सकते क्योंकि ये एक अणु बन चुका है H2 अणु,
तो हम इसके आगे मल्टीपल करते हैं, ये ऐसे इधर मल्टीपल करेंगे। तो अब आप ऐसे समझें, यहां पर हमने 2 का मल्टीपल किया। अब चूंकि 2 का मल्टीपल किया तो यहां पर ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए, 2 एकम 2, लेकिन हाइड्रोजन डिस्टर्ब हो गए, तो इसका भी मल्टीपल कर लेंगे यहां पर, ताकि ये दोनों तरफ, क्योंकि ये कॉमन हुआ है प्रोडक्ट में, तो इधर भी 2 का मल्टीपल करना पड़ेगा, 2। तो इस प्रकार से आप इसको बैलेंस करते हैं। अभी इसके बहुत सारे प्रैक्टिस करने वाले हम लोग, जो ये धीरे धीरे, तो इसकी प्रैक्टिस मैं सिर्फ इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको परमाणु बराबर करने होते हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें आपके परमाणु बराबर होने चाहिए। तो वो कैसे करते हैं, प्रैक्टिस के दौरान इसको हम सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ प्रैक्टिस और करके देख लें। चलिए देखते हैं। मान लीजिए हमको दिया गया CH4 प्लस O2, तो मीथेन की क्रिया यहां पर ऑक्सीजन से हो रही है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जब भी ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन से क्रिया, यानी इस क्रिया को हम दहन कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। जब भी ये क्रिया होगी तो हमेशा ध्यान रखें कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है। क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस पानी ही बनता है। ये ध्यान रखने की बात है कि जब भी ऑर्गन, अब यहां पर आप परमाणु को बराबर करने का प्रयास करेंगे। यहां पर दोनों तरफ देखें, इधर देखें और इधर देखें। ये आपका होगा लेफ्ट हैंड साइड और ये होगा आपका राइट हैंड साइड। प्रैक्टिस से बहुत जल्दी आ जाती है। अब यहां पर कार्बन की संख्या फटाफट मिला है, 1, यहां पर भी 1, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाइड्रोजन यहां पर कितने, 4 है, यहां पर कितने, 2 है, तो इसके आगे मैं 2 का मल्टीपल करने वाला हूं। अब आप देखें यहां पर हाइड्रोजन यहां पर 4 हो गए, यहां पर भी 4 हो गए। ऑक्सीजन देखें बेटा, यहां पर 2 एकम 2 और 2 2 4 हो गई, तो यहां पर मैं 2 का मल्टीपल कर दूंगा। ऐसी स्थिति में ये बैलेंस हो जाएगी, ये बैलेंस हो गई, तो ये आपकी बैलेंस हो गई। इसी प्रकार एक और देखिए। हाँ, इसके साथ मैंने बताया हुआ, इसकी जो भौतिक अवस्था है वो लिखना बहुत जरूरी होता है। ये आपकी गैस फॉर्म में है, ये भी गैस फॉर्म में है, ये भी गैस फॉर्म में है, और ये भी आपका गैसेस, हालांकि ये वेपर फॉर्म में होती है क्योंकि, लेकिन अब चूंकि पानी है, जो इसकी भौतिक अवस्था है वो लिक्विड है, वो रखी जाती है, उसकी भौतिक अवस्थाओं को रखा जाता है, तो ये ध्यान रखना। खैर आगे और देखते हैं। मान लीजिए हमने लिया CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड की हमने क्रिया कराई। तो देखते हैं क्या होता है। तो कॉपर सल्फेट, जब भी सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कॉपर सल्फेट से होगी तो सोडियम सल्फेट बनेगा, सोडियम सल्फेट बनेगा। ऐसी आपको रिएक्शन दी जाएगी। आपको इसको सिर्फ बैलेंस करना है, क्या बनेगा ये आगे सीखने की बात है। तो इसको और क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड तैयार होगा, ये तैयार, ये ऐसा दे के रखा है। अब इसको बैलेंस करना है तो कैसे करेंगे, तो इनकी भौतिक अवस्थाओं को पहले देख लेते हैं हम लोग। तो कॉपर सल्फेट, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन इसका लिया गया है, इसका भी एक्वस सॉल्यूशन लिया गया है, यानी जेली विलेन। कॉपर सल्फेट का भी एक्वस सॉल्यूशन लिया गया है और ये सॉलिड फॉर्म का है, ये लिख दी मैंने। अब यहां पर चलिए देखते हैं, इसको बैलेंस करने का प्रयास करते हैं। कॉपर यहां पर देखें, इसकी संख्या देखें, कॉपर की संख्या देखें तो 1 है, यहां पर भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सल्फेट को देखें तो ये पूरा का सल्फेट है, ये पॉलीएटॉमिक आयन कहलाता है। क्या कहलाता है, पॉलीएटॉमिक आयन। यहां पर भी ये
पूरा का पूरा एक एक करके भी देख सकते हो। सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। और अब आप सोडियम को चेक करें। यहां पर सोडियम देखें 2 परमाणु में है और यहां पर 1 परमाणु है, तो यहां पर मुझे 2 का मल्टीपल करना पड़ेगा। यहां पर 2 का मल्टीपल किया। अब आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को चेक करें, तो हाइड्रोजन 2, यहां पर भी 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन, तो ये भी बैलेंस है, तो ये भी रिएक्शन बैलेंस की। चलिए एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल, आप देखते जाएं और प्रैक्टिस जरूर करें ताकि ये सरल लगे। आपको सिर्फ परमाणु बराबर करने हैं। मान लीजिए आपका दिया है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl एरो, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्लस H2O, ये दे के रखा है। ये एक इक्वेशन आपको दी गई है। तो चलिए इसको बैलेंस करने का प्रयास करते हैं। तो कैल्शियम यहां पर आप देखें, यहां पर भी कैल्शियम देखें, बराबर है कार्बन 1 है, यहां पर भी कार्बन 1 है। हाइड्रोजन को चेक करें जरा, तो हाइड्रोजन यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, तो यहां पर आपको 2 का मल्टीपल करना पड़ेगा। यहां पर क्लोरीन को चेक करें, बराबर हो चुके हैं, 2 एकम 2। ऑक्सीजन को चेक करें जरा बेटा, यहां पर 3 है, 2 और 1 3, ये बराबर है। तो इस प्रकार से ये इक्वेशन भी आपकी बराबर हो गई। तो इस प्रकार से आप इक्वेशन बराबर कर सकते हो। चलिए एक रिएक्शन और देखते हैं, चेक करते हैं इसको भी। Fe प्लस H2O एरो, ये रिएक्शन आपको दी गई मान लीजिए, और आप इसको सिर्फ बैलेंस करना है। Fe3O4 फेरोसोफेरिक ऑक्साइड कहलाता है, एंड प्लस H2, ये रिएक्शन दी गई है। अब आप यहां पर Fe को चेक करें पहले फटाफट। तो जैसे ही Fe को चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि यहां पर Fe 3 की संख्या में है, यहां पर Fe 1 की संख्या में, तो यहां पर हम 3 का मल्टीपल कर लेंगे। आगे यहां पर देखें ऑक्सीजन, यहां पर देखें 4 की संख्या में, तो हम यहां पर ऑक्सीजन मिल रही तो हम 4 का मल्टीपल करने वाले हैं। यहां पर हाइड्रोजन को देखें अब, तो यहां पर 4H2 हो चुका है, तो यहां पर मैं 4H2 करने वाला हूं। तो अब ये आपकी इक्वेशन बैलेंस है। तो इस प्रकार से आप बहुत सारी इक्वेशन बैलेंस कर सकते हैं, प्रैक्टिस करते रहिए। तो आगे हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू वेरी मच।